नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज फिर बात करेंगे मालवा के ही एक और मंत्री की। जी हां, यह मंत्री इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में बने रहने का कारण है इनका धार्मिक प्रेम। पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा घटनाक्रम घटा कि इसके बाद माननीय चर्चा में आ गए और चर्चा में ऐसे आए कि सरकार से लेकर संगठन के गलियारों में इनकी चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे अंदर की बात। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रोजमर्रा की तरह हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जी जुड़ गए हैं। तो भानु जी, सबसे पहले पूछूंगा, ये अंदर की बात का क्या मसला है? ये मसला वैसे तो देखिए, बीजेपी की मिनिस्ट्री है तो धार्मिकता में शामिल रहना तो समझिए सामान्य बात है, शामिल रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इनने अपना उर्दू ज्ञान बताया है उसको लेकर थोड़ी सी भौएं उठ रही हैं और ये कोशिश हो रही है बताने की कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उर्दू को पसंद नहीं करते या मुस्लिम भाषा को पसंद नहीं करते। और ये बात अलग है कि इनकी इस बात से पार्टी की विचारधारा या संगठन कितना सहमत है, लेकिन जिस तरह जोर शोर से और आगे आकर ये कर रहे हैं उससे लगता है कि इनको अभी कोई निर्देश या कोई नियंत्रण का आदेश नहीं मिला है। तो लगता है कि ठीक लाइन पे चल रहे हैं और वो आगे भी चलेंगे और इंतजार करिए कि इससे भी ज्यादा कुछ देखने को मिले। जी शुक्ला जी, क्या कुछ है खास इस अंदर की बात में? खास तो जैसे आपने भी बताया और हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं चौबे जी ने भी बताया। घटनाक्रम क्या है, कौन है? ये मंत्री हैं कौन? ये हैं गौतम टेटवाल जी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनके पास में है और राजगढ़ में एक सभा ये कर रहे थे, आम जनता को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान अजान की आवाज इनको सुनाई देती है और कुछ समय के लिए इन्होंने अपने भाषण रोक दिया और बाद में जो है उन्होंने उसका अर्थ भी समझाया कि इस अजान का मतलब क्या है। तो मुझे लगता है कि एक जो धार्मिक असहिष्णुता का जो वातावरण देश में बना हुआ था उसके थोड़ा सा इतर जाकर इन्होंने, जैसे इनकी जो एक पार्टी लाइन है या जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसकी भी काफी चर्चा जो है महाराष्ट्र के चुनाव में भी थी, तो उससे थोड़ा सा हटकर इन्होंने जो बात कही है, इस वजह से थोड़ा पार्टी संगठन के भीतर भी इसकी चर्चा हो रही होगी। और क्योंकि आप जब खुले तौर पर ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप हिंदुत्व विचारधारा और केसरिया ध्वज के वाहक हैं और उसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की भी तमाम बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग हट के आपको एक चीज बताऊं कि कभी मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही थी कि इस देश के जो मुसलमान हैं उनका जो डीएनए है वो हिंदू ही है। और अभी बक्सर धाम के जो वीरेंद्र शास्त्री जी हैं उनकी यात्रा में भी इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं। और धर्म समभाव का एक जो सूत्र वाक्य है उसका पालन करते हुए दिखे। हालांकि पार्टी लाइन से ये थोड़ा सा अलग चीजें हैं, ये इससे पार्टी कहीं इनके बयान से थोड़ा असहज भी होगी, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का एक जो मामला पूरे देश में चल रहा है और चुनाव में तो हम लोग ये देखते हैं कि खुल कर किस तरह से इस तरह की बातें होती हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कई मौकों पर अपने भाषण में ये कहते हैं कि एक पार्टी जो है तुष्टीकरण की बात करती है। प्रश्न ये उठता है कि ये जब बहुत स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, तब राज्य सरकार के एक मंत्री का ये जो उर्दू प्रेम है या एक धर्म के प्रति जो उनका उदार भाव है, तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर थोड़ा सा चर्चा होगी। लेकिन इसमें कुछ असहज होने वाली बात नहीं है। पार्टी अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं तो सरकार की ऐसी हैं जो हर वर्ग के लिए हैं। उसमें उज्ज्वला योजना है, आवास की योजना है,
आयुष्मान कार्ड है, उसमें कहाँ कहीं धर्म आड़े आ रहा है। राजनीति में जरूर धर्म की एक राजनीतिक उपयोगिता जो देखी जाती है, उसके चलते ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण, ये दोनों चीजें जो है देखने को मिलती है। जी चौबे जी, जहां एक बड़ा नारा कहें या मुद्दा कहें या जिस पर बहस बनती है, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही संघ पृष्ठभूमि के उक्त मंत्री ये एक तरह से उर्दू की परिभाषा समझाते हैं, प्रार्थना का अर्थ समझाते हैं, तो ये थोड़ी सी अलग अलग बातें नहीं? देखिए दीक्षित जी, मेरा ऐसा मानना है, आप असहमत हो सकते हैं, कि भाषा और धर्म संप्रदाय इसकी घालमेल नहीं की जानी चाहिए। भाषा को साहित्य के तौर पे देखा जाता है। अगर मुझे 4 भाषा आती हैं और आपको 6 आती हैं, तो ये हमारी आपकी काबिलियत और प्रतिभा की पहचान होती है। उर्दू एक भाषा है, उसको कोई संप्रदाय या कोई उसका धर्म नहीं है। और अगर कई संप्रदाय में वो बोली जाती है तो वो उसकी हो गई और हमारी नहीं रही। ये बात मैं सहमत नहीं इससे। और मैंने ऐसे विद्वान हिंदी के देखे हैं जो उर्दू के भी बड़े प्रकांड विद्वान रहे, और मैंने ऐसे शायर कवि भी देखे हैं जो तो हिंदी पे बराबर से बात करते थे। अंग्रेजी के एक प्रोफेसर मैंने देखे हैं जो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी पे बात करते थे तुलनात्मक। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस नजर से देखें कि एक भाषा है और वो उसका ज्ञान अगर किसी को है, ये उसकी प्रतिभा है और बुद्धि है, तो ये बात खत्म हो जाती है, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन हम जैसे ही उसको संप्रदाय या धर्म से जोड़ते हैं तो एक विवाद आ जाता है कि साहब ये अल्पसंख्यक समुदाय को संतुष्ट करना या इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरा मत है कि भाषा को भाषा की तरह देखें तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक बात। जैसे शुक्ला जी बात कही गई है, लेकिन जिस तरह से जैसा कि आपने जिक्र किया है कि ये, और चौबे जी भी ये बात कह रहे हैं कि ये अंदर की बात तो नहीं है, क्योंकि अब सार्वजनिक मंच पे ये सारी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी संगठन स्तर पर इसको लेकर बात चल रही, चर्चा अंदर खाने में है। अलग हो सकता है कि संगठन स्तर पर किसी ने मंत्री से बात भी की हो, क्योंकि इसकी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मामला कल ही का है, इसलिए ये बात हमने आज अंदर की बात में उठाई है। तो क्या ये वैधानिक तौर पर अगर एक्सपर्ट्स के नाते बात करेंगे, क्या उनने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिसमें उनके ऊपर कोई संगठन का चाबुक चल सके? इस तरह की बात है जिससे संगठन जो है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगा, और सार्वजनिक तौर पर तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो हमारे देश की एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमारी अवधारणा है, तो ये बात थोड़ा उसके खिलाफ जाएगी। हालांकि कई मौकों पर हम लोग देख रहे हैं बहुत खुले तौर पर जो है एक विशेष वर्ग के लिए थोड़ा सा जो एक नफरती माहौल जो है बना हुआ है देश में, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अतीत में क्या घटनाएं हुई जिसको लेकर आज जो है वर्गीय संप्रदाय जो है वो थोड़ा सा निशाने पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खुले तौर पर एक मंत्री के खिलाफ जो है कहीं कोई बात इस तरह की होगी। पार्टी के अंदर हो सकता है कि इस पर नाराजगी होगी, आप जो है पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, या हिंदुत्व की जो विचारधारा है या आरएसएस का जो एजेंडा है। हालांकि आरएसएस के मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि वो मुसलमान जो है उनका जो डीएनए है वो हिंदू ही है। तो लेकिन अभी जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे कि भाषा का ज्ञान होना कोई अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो एक ऐसे प्रोफेसर को भी जानता हूँ जो संस्कृत पढ़ाते थे, शासकीय स्कूल में पढ़ाते थे, वो मुस्लिम थे वो। तो ये ठीक है कि भाषा का ज्ञान जो है वो आदमी की विद्वता जाहिर करता है, लेकिन हमारे देश में एक दूसरे तरह की जो एक राजनीतिक संस्कृति जो एक डेवलप हुई है इधर 90 के बाद से, जब ये बाबरी मस्जिद और विध्वंस का मामला चला है, तो अब भाषाएं भी आपस में लड़ती हुई दिख रही हैं। संप्रदाय तो लड़ ही रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, और कई भाषाओं को भी लड़ाने की कोशिश हो रही है। कभी अंग्रेजी के खिलाफ इस तरह का एक माहौल देश में बना था कि सारे काम काज हिंदी से होंगे, और उर्दू को भी हटाने की चर्चा चली थी कि जो कोर्ट अदालतों में जो ये कामकाज हो रहा है इसमें बहुत उर्दू शब्द हैं या फारसी शब्द हैं, उनको हटाया जाए। तो ये सब देश में हो रहा है, ये ठीक नहीं है जी। लेकिन शुक्ला जी एक बात और, क्योंकि आपने और हमने ही बात करी थी एक मालवा के ही मंत्री को लेकर, जिनकी इसी तरह की बेबाकी बयानबाजी को लेकर उन पर प्रतिबंध लग गया था। आपने ही हमको ये पूरी घटनाक्रम बताया था। और ठीक उसी तरह मालवा के एक और मंत्री
जो बयान तो नहीं देते हैं लेकिन समझाइश देते हैं, तो ये दोनों में क्या विषयांतर नहीं है? नहीं, विषयांतर तो है इसमें। आपको स्मरण आ रहा होगा वो मालवा के जो पहले मंत्री की अपन ने बात हाँ, करी हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये विषयांतर तो है इसमें, लेकिन अब ये देखिए, मंत्रियों की भाषाओं पर या नेताओं की भाषा पर किसका नियंत्रण है, आप ये बताइए। ठीक बात है। किसी का नियंत्रण है क्या? और ये सब चीजें ऐसी हैं कि ठीक है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर की बात में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी को भी थोड़ा सा कहीं अब उस लीग से हट के, क्योंकि अब तो देखिए चुनाव कोई नहीं है, अब ये सब चीजें तो चुनाव के समय काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इनका महत्व भी होता है, क्योंकि देख भी रहे हैं उसका असर भी होता है और किसी राजनीतिक पार्टी को इसका नफा नुकसान भी होता है। लेकिन फिलहाल तो कोई चुनाव नहीं है और अब इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ऐसा बनाती है तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाती हुई दिखेगी। जी चौबे जी, इसी खबर पे एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। आपको भी स्मरण होगा कि इंदर सिंह परमार का एक बयान आता है और वो बयान में आक्रांताओं की बात करते हैं और उसके बाद जो है पार्टी से लेकर तमाम संगठन स्तर पर उनसे इस तरह सार्वजनिक बयानबाजी देने के लिए मनाही कर दी जाती है। लेकिन वहीं मालवा के ही एक और मंत्री गोविंद टेटवाल जी जो है वो इस तरह का बयान देते हैं, तो ये तो बड़ा मामला बड़ा पेचीदगी में फंस गया है। नहीं, देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको ये फर्क बताने की कि आक्रांताओं की बात करना, जिनने देश पे हमले किए, देश की संस्कृति तहस की, संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की और बल और हथियार से खत्म करने की कोशिश की, कत्लेआम करके खत्म करने की कोशिश की, वो एक हिस्सा है, वो आक्रांताओं की बात है। और अगर उनके संप्रदाय, उनकी जाति कोई है तो वो जाति संप्रदाय जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाषा की, हम किसी आक्रांता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात है तो अयोध्या में फूल से हार बनाने वाले मुस्लिमों को वहां से हटाया जाना चाहिए, जो आज पीढ़ियों से वहां हार फूल बेच रहे हैं और वो मंदिरों तक जाते हैं हार फूल। फिर पाकिस्तान में जन्मे कई नेता कांग्रेस में और बीजेपी में भी हैं जो पाकिस्तान में जन्मे हैं। अगर केवल इस आधार पे हम उनसे कहते हैं कि वो एक संप्रदाय से जुड़े हैं और उसके प्रभाव में है, तो ये बात कुछ तर्कसंगत नहीं होगी। आक्रांताओं की बात मैं स्वीकार करता हूं कि जिनने हमारा नुकसान किया, हम पे हमला किया, हमारे माँ बहनों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, संस्कृति नष्ट की, मंदिर नष्ट किए, सब चीजें मिटाने की कोशिश की, वो अपराध था और वो अपराधी थे। और वो जिस संप्रदाय के थे, वो अपराध अगर इसलिए पहचाना जाता है कि ये अपराधी उस संप्रदाय के थे, तो वहां तक तो स्वीकार्य है, वो चलता है, मानते हैं, थोड़ा स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन एक भाषा को हम अगर कहें कि ये उसी संप्रदाय की भाषा है, तो भाषा किसी संप्रदाय की नहीं होती। भाषा तो एक सार्वजनिक संपत्ति है जो सबके पास है। कोई उपयोग जानता है, अगर 16 भाषा जानता है तो हम उसको इसलिए तिरस्कृत नहीं कर सकते कि उसमें किसी एक संप्रदाय से ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आ गई है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है या हिंदू नहीं है। क्या बीजेपी नेताओं के भाषण में कोई उर्दू शब्द नहीं आता है? आप इसकी जांच पड़ताल कराइए, विश्लेषण कराइए। हमारी बोलचाल में उर्दू के कई शब्द आते हैं बातचीत में। तो क्या बीजेपी ने ये प्रतिबंध लगाया कि संस्कृत में बात करें, शुद्ध हिंदी में बात करें, उर्दू शब्द नहीं आने चाहिए? तो फिर अंग्रेजी का सवाल उठेगा, अंग्रेजी के शब्द भी बहुत आते हैं। तो भाषाओं पर प्रतिबंध मत लगाइए, वरना बहुत मुश्किल होगी। ठीक बात। तो देखिए, आप अंदर की बात में जिस तरह से मोहन सरकार के एक मंत्री के सार्वजनिक मंच पर दिए गए उर्दू की भाषा को समझाने के भाषण को, हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाषा और किसी का ज्ञान आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कौशलता का दायित्व है। लेकिन इसमें पार्टी लाइन से कोई गड़बड़ी नहीं दिखती और यही गड़बड़ी, लेकिन चूंकि उनके भाषण से जिस तरह की बातचीत निकल कर आई है उसको लेकर सियासत में चर्चाओं का दौर जरूर तेज हुआ और यही दौर कम से कम सारंगपुर से लेके वो भोपाल तक पहुंचा। लेकिन अंदर की बात में हम आज फिर दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर में जिसमें हम बात करेंगे वो खबर भी जो है कायदे से देखा जाए तो भाजपा के ही सूबे की है। अंदर की बात में आज दूसरी खबर बात करेंगे, वह भी मोहन सरकार के ही मंत्री के इर्द गिर्द आती है। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण विभाग छिनने से काफी नाराज थे। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक की धमकी दी थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने समझाइश देकर उन्हें शांत करा दिया था। नागर का जंगल महकमा नए नवेले मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया गया था। अब जब विधानसभा के उपचुनाव में रावत हार गए हैं
और उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो एक बार फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नागर सिंह चौहान को फिर जंगल का महकमा दिया जाएगा। देखना यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि रामनिवास रावत का दिया गया इस्तीफा अभी होल्ड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विदेश से लौटेंगे तब इस बारे में कोई फैसला होगा, लेकिन मंत्रालय को लेकर प्रयासों का दौर लगातार जारी है। इसी पे चर्चा करेंगे। शुक्ला जी, आखिर जंगल किसका? अभी तो देखिए, जंगल का मालिक तो अभी रामनिवास रावत जी, ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इस्तीफा भी होल्ड पर है, तो वैसे हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था होती है, किसी ने नेता के आजाद इस्तीफा दे दिया तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, स्वीकार कर दिया जाना। क्योंकि जिस व्यक्ति को इस्तीफा दिया था उसे जनता ने नकार दिया, और लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक बात है। जैसा कि ये मान्यता भी है, धारणा भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। तो अभी तो ये चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी तो जंगल जो है उन्हीं अधिकारियों के पास में है जिसके सारे मंत्री होते हैं या जिनके इशारों पर मंत्री नाचते हैं या नेता नाचते हैं। तो वास्तविक मालिक तो हमारे जो सिस्टम है जिसको हम लोग देखते हैं, उसमें कार्यपालिका जो है वही सर्वोपरि है। भले जो है विधायिका को बड़ा ऊपर स्थान दिया गया है कि विधायिका कानून बनाती है, नियम बनाती है और जनता की चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन असली हुकूमत तो कार्यपालिका की होती है। तो जंगल पहले भी कार्यपालिका के हवाले था, अभी भी है। नाम मात्र के मंत्री जी जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि वो जा रहे होंगे, मंत्रालय जा रहे होंगे या वो अधिकारियों को कोई निर्देश दे रहे होंगे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। और जब तक ये मंत्रालय किसी को जाता नहीं है, जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है और किसी को आवंटित नहीं होता है, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री अभी विदेश में है, बाहर है वो, और जब लौटेंगे तब ये फैसला होगा। फिलहाल तो जो जंगल है वो अधिकारियों के हवाले। जी, शुक्ला जी, जिस जंगल बात हो रही है, लेकिन अब इसको और समझते हैं चौबे जी से। चौबे जी, जंगल महकमे की बात हो रही है, मुख्यमंत्री को तय करना है, लेकिन इसी बीच जो उपचुनाव हार गए वो भाजपा दफ्तर पहुंचते हैं। भाजपा दफ्तर में कुछ मीडिया से मुखातिब होते हैं और मीडिया उनसे पूछती है कि आपकी हार जीत के मायने क्या है, और साथ में उनके इस्तीफे की बात होती है। इस्तीफे को अभी होल्ड कर दिया गया है। संवैधानिक व्यवस्था का जैसे शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जनवरी तक वो मंत्री के पद पर रह सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। तो क्या ऐसी अंदर की बात में संभावना व्यक्त हो रही है? क्या आपके पास इस बात की जानकारी है कि नहीं, जनवरी तक उनको यथावत रखा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जनवरी तक रहने की संभावना बहुत कम है। होल्ड पे शायद इसलिए किया गया है कि उनके लिए कोई उचित स्थान तलाशा जा रहा है, या पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो ये सोच विचार में लगा है कि इनके साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए। एक पराजित आयातित नेता है, तो कितना इनको तवज्जो दी जाए, शायद ये एक संतुलन तय करने की कोशिश हो रही है। इसकी जल्दबाजी ना हो और नाराजगी ना हो और कोई गलत संदेश न चला जाए आयातित नेताओं में, ये शायद कोशिश पार्टी कर रही है। तो लंबे समय तक वो मंत्री बने रहेंगे, इस बात की संभावना कम है। लेकिन ऐतराज तो इस बात का भी है कि अगर चुनाव हार गए हैं तो मंत्री पद उसी वक्त छोड़ना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं रहा तो मैंने छोड़ दिया और मैं फिर जीतूंगा तब बनूंगा। और मुझे अभी तत्काल जानकारी नहीं है, लेकिन उनको कार्यालय जाना, सरकारी वाहन का उपयोग करना, सरकारी बंगले का उपयोग करना, मंत्री के तौर पे मिले साधनों का उपयोग करना, उन्हें तत्काल छोड़ देना चाहिए, तत्काल रोक देना चाहिए। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आगे किसी दिन लोकतंत्र में ये व्यवस्था होगी कि आप अगर हैं तो ठीक है और नहीं है तो आप छोड़ दीजिए तत्काल। इसमें किसी के मंजूरी का या किसी के इंतजार करने का क्या सवाल है। जी, शुक्ला जी, ये बात तो चौबे जी ने कही है, लेकिन अंदर खाने की बात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। तो क्या रामनिवास रावत जिस तरह संगठन के सामने अपनी सफाई पेश करने पहुंचे और वहाँ उन्होंने सफाई भी दी, तो क्या संगठन कहीं उनको एडजस्ट करने के मूड में होगा या जनवरी तक धकाएगा? देखिए, संगठन की जरूरत नहीं थी रामनिवास रावत। ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी छिंदवाड़ा जीतना था या लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना था, तो इसलिए जो है इनको पार्टी में इनको मौका मिला और पार्टी ने इनको हाथों हाथ लिया। आज आप ये बताइए कि आज किसी एक विधायक की या किसी एक नेता की क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है? क्या
वो रामनिवास रावत हो, सुरेश पचौरी हो या कोई भी, अजय सिंह राउत दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या पार्टी उनको वेलकम कर रही है? ये आए तो उस समय लोकसभा चुनाव के टाइम पर जो है ये आए और इनको जो है पार्टी ने हाथों हाथ लिया। जब से इनकी उपयोगिता थी तो पार्टी ने इनको मंत्री पद की से भी नवाजा और इनको टिकट भी दे दी। अब आप जो है चुनाव हार जाते हैं आप, तो ये जाहिर हो गया है कि आप वहां पर विजयपुर में इकलौते आप ऐसे नेता नहीं है जिसके पीछे जनता भाग रही। वहां पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और मुकेश मल्होत्रा ने इनको हरा दिया, तो उसके बाद से अब रामनिवास रावत जो है, अब उनकी कल भी मैंने ये बात कही थी कि न वो घर के रहे न घाट के रहे, बड़ी विचित्र स्थिति उनकी है। वो संगठन में पहुंचे थे, भले उन्होंने अपनी सफाई दी हो, संगठन ने उनको कब वेलकम किया? संगठन ने कब खेद व्यक्त किया कि रामनिवास जी आप हार गए? संगठन के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज किसी एक नेता की श्रेष्ठ नहीं है, 163 सीटें उसके पास में है, उसकी तमाम योजनाएं हैं, नाभाग की योजनाएं हैं, उनके पास चमत्कारिक नेतृत्व है। तो ये अब रामनिवास रावत जी जो है वो अब हाशिए पर ही रहेंगे, उनको कहीं कोई जो है बहुत बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला है। ये संगठन इसलिए पहुंचे थे कि जिस तरह से इमरती देवी को आपने हारने के बाद में जो है किसी निगम मंडल में एडजस्ट किया था, तो मुझे भी कर दीजिए। तो वन विभाग का शायद एक सिफारिश का भी कोई निगम मंडल होता है, वन विकास निगम में, हाँ, उसमें हो सकता है कि इनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। इनकी कोई उपयोगिता बची नहीं है अभी तक। उनको देख लीजिए आप, वो अनूपपुर के वो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी कांग्रेस में थे, खाद्य मंत्री रहे, फिर वो बिसाहूलाल सिंह, और अब इस बार जी बिसाहूलाल सिंह, बिसाहूलाल सिंह, अब उनको कौन सा, हरदीप सिंह डंग को देख लीजिए, कितने लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं बीजेपी, उनकी जरूरत ही नहीं है। ये सब मौके मौके की बात होती है, जब आपकी जरूरत थी, आपको पद भी नवाजा गया, आपको महत्व भी मिला, अब आप हार गए चुनाव, तो आप पड़े रहिए पार्टी की, क्या दिक्कत? चलिए, अंदर की बात में आप दोनों ने ही अपना समय दिया, इसके लिए चौबे जी और शुक्ला जी आप दोनों का ही धन्यवाद। तो अंदर की बात में हमने बात करी खासकर वन मंत्रालय मतलब जंगल महकमा की। जंगल महकमा इस समय जो है वन मंत्री रामनिवास रावत के पास है, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद से कयास संगठन के स्तर पर लगाए जा रहे हैं कि क्या नागर सिंह चौहान को ये वापस दिया जा सकता है या अन्य किसी मंत्री को एडजस्ट किया जा सकता है या साथ ही किसी मंत्री को वो विभाग देकर जो है उनका कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सब फैसला होगा मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद। मुख्यमंत्री अभी चूंकि विदेश में हैं, विदेश से लौटने के बाद ये सारे मसले पे बात होगी और उसके बाद उनके रामनिवास रावत के इस्तीफे और उनके विभाग के बारे में बात होगी। अंदर की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए मुझे याद, देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।